नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, जो कि भाग 1 था। उस भाग 1 में हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर व्यंजन क्या है और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ण विचार का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, मात्रा और शब्द किसे कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार का भाग 2 शुरू करने से पहले मैं भाग 1 वर्ण विचार को दोहरा देती हूँ, जिससे आपको भाग 2 को समझने में आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार भाग 1 का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि या इकाई वर्ण कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर, हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अब हम भाग 2 शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार क्या है। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह आप देख रहे होंगे, इसका चिन्ह एक बिंदु की तरह है। बच्चों, आप इस बात को समझने का प्रयास करो कि वर्ण के ऊपर जो भी बिंदु हम लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जब भी इसको बोलते हैं या इसका उच्चारण करते हैं तो हमेशा नाक से ही करते हैं। आइए अनुस्वार वाले शब्द कौन से हैं, उनको एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका उच्चारण नाक से हो रहा है या नहीं। जैसे अंदर, बंदर, झंडा, गंगा, मंगल आदि। एक बार फिर से दोहराते हैं और आप सब भी मेरे साथ इसको दोहराइए। अंदर, बंदर, झंडा, गंगा, मंगल आदि। देखा बच्चों, हमने जब इन शब्दों का उच्चारण किया तो हमारा उच्चारण नाक से हो रहा था। अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसका चिन्ह आप देख रहे हैं, एक चंद्रनुमा आकार बना हुआ है और उसके अंदर ही बिंदु लगी हुई है, इसीलिए इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक में आप अंतर समझ रहे होंगे कि अनुस्वार में केवल एक बिंदु होती है जिसको अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण नाक से होता है। वहीं अनुनासिक में वर्ण के ऊपर एक चंद्र बिंदु लगती है जिसे हम अनुनासिक कहते हैं और इसका उच्चारण नाक के साथ साथ गले से भी होता है। अनुनासिक वाले शब्द कौन कौन से हैं? माँ, आँख, दांत, गांव, कहां आदि। बच्चों,
आपको यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम चलते हैं विसर्ग की तरफ कि विसर्ग क्या है। वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का चिन्ह दो बिंदुओं की तरह होता है और ये बिंदु समान रूप से ऊपर और नीचे लगे होते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया कि विसर्ग क्या है? वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है और इसका चिन्ह आप देख रहे होंगे ऊपर और नीचे की तरफ दो बिंदुओं की तरह लगता है। अब मैं आपको यहाँ पर विसर्ग से बनने वाले कुछ शब्दों को दिखाती हूँ जिनमें विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है और इनका जब मैं उच्चारण करूंगी तो आपको ह की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे प्रातः, अतः, नमः, क्रमशः, फलतः। एक बार आप सब भी मेरे साथ दोहराइए। प्रातः, अतः, नमः, क्रमशः, फलतः। देखा बच्चों, जब हमने इन शब्दों को दोहराया या उन शब्दों का उच्चारण किया तो ह की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब हम देखते हैं कि औ क्या है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहूंगी। औ जो है वह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए शब्दों में किया जाता है। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। बच्चों, आप इन उदाहरणों में देख रहे होंगे कि ऊपर इन शब्दों में ऊपर की तरफ औ का चिन्ह लगा हुआ है और जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो औ की ध्वनि सुनाई दे रही है। एक बार आप भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। बच्चों, संयुक्त व्यंजन है दो या अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि या तो व्यंजन दो हो या दो से अधिक व्यंजन हो तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। आइए अब हम देखते हैं कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श बना हुआ है क जमा श जमा आ से। संयुक्त व्यंजन से किस प्रकार के शब्द बनते हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे क्षमा, रक्षा, परीक्षा। त्र संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं? त जमा र जमा आ से। जब भी हम त्र का उच्चारण करते हैं तो हमें इन व्यंजनों की भी ध्वनि सुनाई देती है। इन व्यंजनों के मेल से ही त्र बना हुआ है। त्र से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पत्र, मात्रा, यात्रा। उसके बाद आता है आपका ज्ञ। ज्ञ किन व्यंजनों से मिलकर बना है? ज जमा
इया जमा आ। ज्ञा से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? ज्ञानी, ज्ञाता, संज्ञा। उसके बाद आपका आता है श्र। श्र बना हुआ है श जमा र जमा अ से। श्र संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों को देख लेते कौन कौन से शब्द हैं। श्रम, श्रमिक, श्रीमान। बच्चों आपने देखा संयुक्त व्यंजन क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है, और संयुक्त व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण भी हमने देखे और इनको समझने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि संयुक्ताक्षर क्या है। संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। यहाँ कहने का मतलब है दो व्यंजनों के मिलने से ही संयुक्त अक्षर बनते हैं। और इसमें खास बात यह होती है कि इसमें सबसे पहला व्यंजन जो होता है वह अरहित यानी बिना स्वर के होता है, और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे उन्हें देखते हैं और संयुक्त अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने तीन खंड में इन्हें विभाजित किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे जो पहला खंड है उसमें स्वर रहित व्यंजन आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा खंड है जिसमें आपको स्वर सहित व्यंजन दिखाई दे रहे होंगे, और तीसरे खंड में आपको संयुक्ताक्षर दिखाई दे रहे होंगे। अब हम पहले स्वर रहित व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण करने से पहले बच्चों मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमने वर्ण विचार के भाग 1 में हलंत चिन्ह के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि जिन अक्षरों के नीचे हलंत चिन्ह यानी तिरछी रेखा खींची होती है उन्हें हलंत चिन्ह कहते हैं। और जब भी हम हलंत चिन्ह वाले अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो हमेशा कुछ इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन यानी इसमें अ नहीं मिला हुआ है, जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो हमें अलग सी ध्वनि सुनाई देगी। तो आप इसको पढ़िएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसे क, च, त, ट, द। देखा आपने, इसमें अ नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से हुआ है। अब हम स्वर सहित व्यंजन का उच्चारण करेंगे और जिसमें हमेशा हमें अ की ध्वनि सुनाई देगी। आइए देखते हैं। क, च, त, ट, द। देखा आपने और सुना भी होगा कि जब मैं स्वर सहित व्यंजन का उच्चारण कर रही थी तो अ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर ही संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे क, चच, तत, टट, द। अब हम संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण ले रखे हैं संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के, जिसमें पहला है कत। कत से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? मुक्त, पंक्ति, भक्ति, शक्ति। कक, मुक्का, धक्का, सिक्का, चक्कर। पे, प्यार, प्याला, प्यास, प्याज। दद, शुद्ध, प्रसिद्ध, बुद्धि, अशुद्ध। न, प्रसन्न, खिन्न, भिन्न, गन्ना। ये सारे संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्रा। बच्चों मात्रा क्या होती है?
आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ सभी व्यंजन से मिला रहता है। बच्चों, हमने देखा था ना कि जब हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे थे तो हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसीलिए अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वह सारे व्यंजनों में मिला होता है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से मात्रा को समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मात्रा जरूर समझ में आ जाएगी। बच्चों, आपको इतने सारे यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों में स्वर का चिन्ह लगा हुआ है और स्वर के चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। इन चित्रों के नामों में आ से लेकर औ तक का चिन्ह लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह लग रहा है वह आ से लगना शुरू हो रहा है। आइए इन चित्रों को देखते हैं और इनके नामों का उच्चारण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर का कौन कौन सा इसमें चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले जो चित्र दिखाई दे रहा है वह गाय का है और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। हिरन, इसमें इ की मात्रा है। लड़की, इसमें ई की मात्रा है। गुलाब, उ। जूता, ऊ। गृह, री। सेब, ए। पैसा, ए। मोर, ओ। पौधा, आओ। बच्चों, देखा आपने, इन सब के नामों में स्वर का चिन्ह लगा हुआ है और इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। अब हम देखते हैं शब्द क्या है। वर्ण मिलने से शब्द बनते हैं। वर्ण मिलने से शब्द बनते हैं, जैसे क जमा म जमा ल। इन तीनों वर्णों के मिलने से कौन सा शब्द बना? कमल। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। क जमा ल जमा श। इन तीनों वर्णों के मिलने से शब्द बना कलश। बच्चों, तो ये शब्द हैं क्योंकि इनका अर्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों का वह समूह जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो शब्द कहलाते हैं। बच्चों, एक बार आप उदाहरण फिर से देखो। जैसे क म ल, इन वर्णों को मिलाकर हमने कमल बनाया और इसका अर्थ, कमल का अर्थ है कि, कमल का अर्थ क्या होता है? फूल। वेरी गुड। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण है कलश, कलश, इसका भी एक अर्थ है कि पानी भरने का एक बर्तन, जिसे हम कलश कहते हैं। तो कमल और कलश, इन दोनों शब्दों का ही एक सार्थक अर्थ होता है और जिनका अर्थ सार्थक हो वही शब्द कहलाते हैं। हर वर्ण को मिलाने से शब्द नहीं बनते हैं। बच्चों, अगर मैं कमल को एक विपरीत क्रम में लिखूं, जैसे ल म क लमक, तो लमक वर्णों को तो मैंने मिला दिया, लेकिन ये शब्द नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है। लमक से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वो शब्द की श्रेणी में नहीं आते।
दूसरे उदाहरण को देखते हैं। अगर मैं कलश को भी विपरीत क्रम में रखूं, श, ल, क, शलक, तो इन वर्णों के मिलने से भी शब्द नहीं बन रहे हैं, क्योंकि शलक का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि शब्द वही कहलाते हैं जिन वर्णों के मिलने से कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, यानी वर्णों का वह समूह जिनका सार्थक अर्थ निकले उन्हें ही शब्द कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में वर्ण विचार के सारी बातें, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, सब समझ में आ गया होगा। अनुनासिक, अनुस्वार, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, मात्रा, शब्द, आपका वर्ण विचार का पूरा पाठ भाग 2 के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखिएगा और हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी आपको इस वीडियो को देखकर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई परेशानी समझ में आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ हिंदी की अगली वीडियो में।